हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप आपके अपने YouTube चैनल एसवी स्टडी क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि जिस प्रकार के नए नए वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचने का काम हो जाए। जैसा कि आज आप सबके बीच क्लास 10 का NCERT पैटर्न से NCERT बुक के माध्यम द्वारा आपके पास एक्सरसाइज 3 जिसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 3 क्लास 10 NCERT पैटर्न द्वारा एक्सरसाइज 3 जिसका नाम आपके बीच रखा है, यहाँ पे देखा जाए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, 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 पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, चलेंगे। क्या कहता है, कैसे कहता है, कैसे होता है, आप आराम से बने रहेंगे। इसके पीछे वाले अगर आपके टॉपिक चाहिए, एक्सरसाइज 2 चाहिए तो पार्ट वाइज पार्ट करके बहुत सारे वीडियो आपको एक एक क्वेश्चन कर करके, एक एक थ्योरी कर करके आपको बनाया गया है। इससे पीछे देखने का काम करेंगे, आपको पूरी बात समझ में आएगी। एकदम 0 to हीरो, शुरू स्टार्ट किए हैं छोटे, लास्ट में अंत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करेंगे। अब जो आपके पास चलने वाले हैं उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले नाम पहले गौर से उसको पढ़ेंगे, एक बार नहीं 3 बार बोलेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या बोले? दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको बोलने से आपको पता चल रहा होगा कि चर की संख्या कितनी है, तो 2 है, 2 को चर होना चाहिए। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो ये बात आपको बता दिया होगा एक्सरसाइज 2 में कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद को ही रैखिक समीकरण कहेंगे। तो वैसा बहुपद जिसके माथा पे अधिकतम घात 1 होती है उसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें उसी प्रकार से उसके माथा पे अधिकतम घात 1 हो जाएंगे, उसी को रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। गौर करेंगे मेरे बातों पे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर राशि किसे कहते हैं? तो x, y, z को चर राशि कहा जाता है। कितने चर हमने लिया? 2 चर। रैखिक समीकरण कहने का मतलब कि अगर माथा पे अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। अगर आपके पास x² y² है तो इससे आपको रैखिक समीकरण बनने वाला नहीं है। अगर आपके पास x³ है, y³ है तो इससे आपको रैखिक समीकरण बनने वाला नहीं है। जब भी जहाँ पे होगा तो x होगा और क्या होगा? y होगा। सिर्फ x होगा और क्या होगा? सिर्फ y होगा। इतना तक समझ गए? दो चर के मामला को हम समझ गए, रैखिक समीकरण के मामला को भी समझ गए कि उसके माथा पे अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समीकरण जो बनता है ना, वो किसी की नहीं कहता उसका समीकरण बराबर है। मतलब कि किसी भी चर राशि के गुणनफल हो, योगफल हो, अंतर हो, अगर उसका वैल्यू किसी के इक्वल में दे दिया जाता है, जैसे हम आपके पास कह देंगे कि 3x = 9, यह एक प्रकार का समीकरण है। बराबर में कुछ दे दिया जाए तो वो समीकरण लागू करता है। तो यहाँ पे कहता है कि दो चर होना चाहिए, x होना चाहिए और y होना चाहिए। तो अगर आपको हम कह दें कि x + y = 5, तो यह एक प्रकार का समीकरण है। आपको कह दें हम 2x - 3y = 9, तो यह भी एक प्रकार का समीकरण है। आपको कह दें 3x - y = 4, तो यह एक प्रकार का समीकरण है। जिसके बराबर में कुछ ना कुछ दे दिया जाता है वह समीकरण बनाता है। वह क्या बनाता है? समीकरण बनाता है। तो यहाँ पे पूरी मामला को देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी वैसा समीकरण जिसमें चर राशि क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए।
दो को उसमें चर राशि रहेगा और जोड़ करके या तो घटा करके उसके बराबर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई मान दिया हुआ रहेगा। समझ गए? जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम कहेंगे कि 3x प्लस वाई एक प्रकार का समीकरण है ना रे बाबू ना, यहाँ पे समीकरण नहीं है, यह समीकरण नहीं है। इसके बराबर में कोई हल करने का कोई मान नहीं दिया गया यहाँ पे, है ना। यानी कि उसके बराबर में कुछ दे दिया जाता है, उसका औकात, उसका मान, उसका वैल्यू अगर यहाँ पे पता हो जाता है तो उसी को समीकरण कहा जाता है। इतनी हमारी बातें से आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि सिंपल वे में कहिए सर कि किसी मान के बराबर में कुछ दिया रहे, उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू में ये किया जाता है, बनाया जाता है। तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को यहाँ पे कहेंगे कि जब दिया गया व्यंजक उसका व्यापक रूप किस प्रकार से सूचित कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले बताए कि x माइनस वाई बराबर 4v आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 भी है, वो भी आपका एक प्रकार का समीकरण है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, वो भी एक प्रकार का समीकरण है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से हम लोग अभी जाने हैं। यहाँ पे देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप जो होता है वो उसको कह सकते हैं कि ax प्लस बी वाई बराबर सी। गौर करेंगे बातों पे, आ गया समझ में? आओ, ax प्लस बी वाई बराबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ax प्लस बी वाई बराबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। जहां आपके पास a b तथा c एक कांस्टेंट रहेंगे, नियतांक संख्या रहेंगे। क्या रहेंगे? संख्या। यानी कि ए बी सी बराबर 1 2 5 9 7 8 6 4 कुछ भी आपका वैल्यू दिया रहेगा। नहीं समझे? देखिए इधर, हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें चर मान कै गो हो? 2 गो हो, उसको योग या माइनस कर करके उसके वैल्यू किसी के बराबर दिया रहता है, उसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसका व्यापक रूप ax प्लस बी वाई बराबर क्या होते हैं? सी होते हैं। हाँ, ax प्लस बी वाई बराबर सी, जहाँ a b c क्या है? तो a b c एक नियतांक है, संख्या है, कांस्टेंट है। जैसे अगर आपको हम कह दें कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, यह एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। आपको कह दें 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, यह एक प्रकार का दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ पे आपको कह दें x प्लस वाई इक्वल टू 5, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आपको कह देंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, क्या रैखिक समीकरण है? नहीं, समीकरण है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है, माथा पे एक नहीं है। अगर आपको कह दें 9x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो यह एक प्रकार का दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यानी कि आप कहने का मतलब समझ गए कि जब दिया गया व्यंजक ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में रहेगा तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से हम लोग जानेंगे। क्या बोले? जब दिया गया व्यंजक ax प्लस बी बराबर 0 के रूप में रहेगा, बराबर 5 6 और 9 कोई कांस्टेंट के रूप में रहेगा, उसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे आपको हम कह दें 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आपको कहेंगे 4x प्लस 3y इक्वल टू 9, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आपको कहेंगे 3y माइनस 4x इक्वल टू 10, हाँ आगे भाई तो क्या दिक्कत है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, कोई दिक्कत? क्लियर? चलेंगे। अगर आप समझ भी गए होंगे तो थोड़ा पॉइंट बना के लिखने का काम करेंगे। वैसा समीकरण, कैसा समीकरण? तो वैसा समीकरण जो ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में हो तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। हाँ,
जब ax प्लस बी बराबर सी के रूप में होगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे इसका व्यापक रूप किसका, मेरा नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई बराबर सी होता है। इसका व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई बराबर सी होता है। ax प्लस बी वाई बराबर सी होता है जहाँ a b तथा c क्या है, संख्या है। a b c क्या है, संख्या है, जिसको वास्तविक संख्या कह सकते हैं। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। समझ गए यहाँ तक। हाँ, जैसे 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, 4x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3y माइनस 4x इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 क्या है, नहीं है, समीकरण है, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण तभी होंगे जब उसके माथा पे अधिकतम घात केवल और केवल एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, कुछ नहीं है तो एक है। क्लियर। यहाँ पे मेन पॉइंट आपको है भाव कि ax प्लस बी बराबर सी, आपको क्वेश्चन देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। दो चर वाले क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा देंगे, दिया रहेगा बोर्ड में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई बराबर सी, दूसरा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तीसरा बोथ मतलब दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। मज़े वाली बात है, आपको लगेगा दोनों होना चाहिए क्योंकि दो द्विघातीय गुणनखंड पढ़े हो आप, तो गौर करेंगे बातों पे। हाँ, आपका बी नहीं होगा, केवल कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ax प्लस बी बराबर सी, ax प्लस बी वाई बराबर सी, सी मतलब कोई कांस्टेंट 2 4 5 0 9 6 7 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, और a बराबर भी कोई संख्याएं होंगे, b बराबर भी कोई संख्याएं होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मूलभूत सिद्धांत था, मूल रूप से ये बात थी। अब हम लोग आगे आते हैं, तो इसे हम लोग किस प्रकार से, आखिर इसको क्यों पढ़े, हम इसको नहीं पढ़ते तो क्या होता। सबसे पहला प्रश्न आता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं पढ़ते तो क्या होता, क्या हमें लॉस थी, क्या हमें दिक्कत थी, है ना। कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हम नहीं पढ़ते तो हमें कहाँ पे इफेक्ट आता, कहाँ पे दिक्कत होता, कहाँ पे, किस लिए इसको हम पढ़े, कहाँ पे यूज़ करेंगे इसको। देखिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर आपको कह दिया जाए कि राम ने बाजार गया और 5 केजी चावल और 8 केजी आलू खरीदता है, 5 केजी चावल और 8 केजी आलू खरीदता है। गौर करेंगे बातों पे, 5 केजी चावल और 8 केजी आलू खरीदता है। तो राम ने दुकानदार को 90 रुपया देता है। कितना रुपया देता है, 90 रुपया। कितना रुपया, 90 रुपया। कितना हम बताए आपको, 5 केजी चावल खरीदता है और 8 केजी आलू खरीदता है। राम गया बाजार और 5 केजी चावल खरीदा और 8 केजी आलू खरीदा, और उन्होंने दुकानदार को 90 रुपया दिया। कितना रुपया दिया बाप, 90 रुपया दिया, है ना। दुकानदार को 90 रुपया दिया, और श्याम जाता है, ये राम की मामला है, और श्याम जाता है और 2 केजी चावल और 3 केजी आलू लाता है। 2 केजी चावल और 3 केजी आलू लाता है, 3 केजी आलू लाता है, और वो दुकानदार को 35 रुपया देता है। कितना रुपया देता है, 35 रुपया। तो अब बताइए तो
कि उसके पास, दुकानदार के पास कैसे केजी आलू और कैसे केजी चावल दिया गया। यहाँ पे बात यहाँ पे आकर रुकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो पढ़ने का रीज़न, मेन वैल्यू आपको यहीं पे बताया जा रहा है कि राम नाम का कोई लड़का बाजार जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे 5 केजी चावल दीजिए और 8 केजी आलू दीजिए। दुकानदार ने उसे कहता है कि हमें 90 रुपया दो, आप 90 रुपया दो। श्याम जाता है और उसी दुकान में कहता है कि हमें 2 केजी चावल दीजिए और 3 केजी आलू दीजिए। तो दुकानदार उसे कहता है कि आप मुझे 35 रुपया देंगे, 35 रुपया। तो अब आपको कहा जाएगा कि बतलाइए तो कि अब चावल कैसे रुपये केजी है और आलू कैसे रुपये केजी है। प्रति केजी 1 केजी का कितना दाम होगा, यही आपको बताना है। और जब इसको हम बता देंगे तो इसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। मुझे तो मालूम नहीं है कैसे गेहूं चावल दे रहा था, कैसे आलू दे रहा था, नहीं ना। चलेंगे मैथ्स के स्टूडेंट से पहला काम करेंगे। माना कि 1 केजी चावल का दाम 1 रुपया हुआ होगा। कितना रुपया? 1 रुपया हुआ होगा। और 1 केजी आलू का दाम 22 रुपया लिया होगा। मान लेते हैं x और y, ठीक है, क्योंकि मुझे कंफर्म पता नहीं है। अगर 10 कहेंगे तो 9 रुक जाएगा, मेरा नाम क्यों नहीं लिए। अगर हम 15 कहेंगे तो 12 रुक जाएगा, मेरा नाम क्यों नहीं लिए। किसी को प्रॉपर फरमाइश नहीं कर सकते हैं कि चावल 15 रुपये है और आलू 8 रुपये है, नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि माना कि 1 केजी चावल का दाम 1 रुपया है और 1 केजी आलू का दाम 22 रुपया है। तो करना क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा तो चावल कितना केजी, अगर मान लिया जाए 5 रुपये केजी हम आलू खरीदते हैं या चावल खरीदते हैं, तो 2 केजी चावल का दाम 5 गुना 2, 5 दूनी 10, 5 केजी खरीदेंगे तो 5 गुना 5 25, 4 केजी खरीदेंगे 5 गुना 4 20। आ रहा है समझ में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहता है प्रश्न क्या कहता है कि राम जाता है 5 केजी चावल, यानी कि 5 गुना x रुपया उसको खर्चा होगा, 5 केजी चावल और 8 केजी आलू, तो रुपया कितना खर्चा होता है? 90। और श्याम जाता है, कहता है 2 केजी चावल और 3 केजी आलू जब खरीदता है तो उसे 35 रुपया देना होता है। पढ़े होंगे छोटे गो में आप समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से हल करेंगे, पढ़े थे ना, ऐसा 9th क्लास में पढ़े होंगे आप, है ना। जिसको बराबर करने का काम करेंगे तो बराबर कैसे हो जाएगा देखेंगे। ऊपर वाले में 2 से गुना करेंगे, नीचे वाले में 5 से गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा। 5 दूनी की 10x और प्लस 8 दूनी की 16y बराबर 90 दूनी 180। 5 से गुना करेंगे तो 10x प्लस 5y 15y बराबर 35 पचे कितना होता है? 3 पंजे 150, 35 पंजे 75। ठीक है ना। हाँ, अब इसको प्लस है तो माइनस करेंगे, कट जाएगा। 16 में से 15 जाएगा तो सिर्फ 22 बचेगा, 80 में से 75 जाएगा 5। 22 का मान कितना आ गया? 5 आ गया। 22 का मान समीकरण 1 में या 2 में देंगे। 22 का मान समीकरण 1 में लगाएंगे तो 5x प्लस 8y बराबर 90। 5x प्लस 8 गुना 5 बराबर 90। 8 पंजे की 40, 90 माइनस 40 बराबर 50। 10 पंजे की 50। x का मान कितना आ गया? 10। गौर करेंगे बातों पे, x का मान 10 और y का मान, तो आपको लग रहा होगा कि 10 रुपये प्रति केजी चावल दिया होगा और 5 रुपये प्रति केजी आलू दिया होगा। हाँ, 10 पचे 50 और 8 पचे की 40, 90 हो गया। यहाँ पे लगाओ, इतना आ जाएगा। इसमें लगाओ 10 दूनी की 20, पंचती आई की 15, 15 20 35। समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्षण में हल करने के लिए बहुत सारी मामलाएं आ जाती है। लाइन बनाना होता है, एरिया बनाना होता है, कई तरह की कंस्ट्रक्शन बनाना होता है। उससे बनाने के लिए हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण को यहाँ पे पढ़ने का रूप आया है, जो कि एक क्वेश्चन आसान था, हम लोग आराम से हल कर लिए, कोई भार नहीं पता नहीं चला।
अगर ऐसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, जिसको देखा जाए तो इस प्रकार से आपको हल करने में बहुत कठिनाइयाँ होगी। जो आपको प्रश्न कभी कभी दिए हुए रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, समझ गए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम लोग इसको अगर कोई पूछ दे कि क्यों पढ़ते हैं, तो उससे बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझा दीजिएगा उन व्यक्ति को कि देखिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है तो हम लोग बनाने का जो भी काम करते हैं, जो नियम से बनाते हैं, वही नियम को दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं, समझ गए। हाँ, अब देखिए, अब जब हम गते गते आगे की ओर बढ़ते हैं तो जैसा ही एनसीईआरटी बुक के माध्यम से, एनसीईआरटी बुक के द्वारा हम ऊपर की ओर आएंगे तो वैसे वैसे आपको इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां चेंज होते जाएंगी, बदलते जाएंगी, बदलते रहेगा। यहाँ पे क्या क्या, तो देखिए बहुत सारे नियम। सबसे पहला नियम आता है आपके पास ग्राफीय विधि, ग्राफ के द्वारा। दूसरा का आता है आपके पास प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना। तीसरा आपके पास आता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और चौथा आपके पास आता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। हाँ, ध्यान देंगे इस बात को, वज्र गुणन विधि। ये चार प्रकार से एक ही प्रश्न को ये चार प्रकार से हम लोग हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जो आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बुक में दिया गया है। पहले एक्सरसाइज में है ग्राफीय विधि, दूसरी एक्सरसाइज में है प्रतिस्थापन विधि, तीसरे एक्सरसाइज में है विलोपन विधि, चौथे एक्सरसाइज में है वज्र गुणन विधि, है ना। तो ये एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज इस नियम को, नियम के आधार पे हम लोग को पढ़ना है। तो आपको यही बताना चाहेंगे कि चारों प्रश्न को हम लोग चार नियम से बनाएंगे एक ही प्रश्न को, सबका आंसर सेम आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा, एक ही आएगा, समान आएगा। जैसे कि अभी जो प्रश्न बनाए, चावल का आया 10 रुपया और आलू का आया 5 रुपया, उसी प्रकार से जो भी विधि अभी जो हम हल किए थे ना, उसको विलोपन विधि द्वारा कहा जाता है, साधारण जिसको कह सकते हैं। तो विलोपन विधि हल किए। अब आपको सीखना है ग्राफीय, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, सभी से हल करेंगे, आंसर आपका समान आएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आराम आराम से टॉपिक वाइज टॉपिक, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपके साथ चलेंगे। आप मेरे साथ रहिए। नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही नए वीडियो अपलोड करें सबसे पास आपके पास जाके मोबाइल में करे टन, आप उसको खोलें भन, देखेंगे म्याज हो जाएगा टनाटन। देखेंगे इधर, हाँ क्या कहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और उसके बाद हम लोग वज्र गुणन विधि, सभी विधि को आराम आराम से एक एक नियम से देखेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बनाना नहीं है, है ना, बस केवल रूप में सजाना है। जैसे अभी हम जो क्वेश्चन आपको बोले कि राम ने बाजार गया, ऐसा ऐसा किया, है ना, बस वही क्वेश्चन यहाँ पे बोला है। जो एक्सरसाइज आपके पास थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज 3.1 क्लियर करने का काम करेंगे। मात्र 3 प्रश्न है, मात्र कितना प्रश्न है, 3 प्रश्न है। इसको बनाना नहीं है, बस सजाना है। जैसे अभी आपको क्या बोले हम कि राम गया बाजार, 5 केजी चावल लिया, 8 केजी आलू लिया, उसको 90 रुपये देना पड़ा। तो कैसे सजाए, तो हम लोग किए 5x + 8y = 90, 90 किए। तो यहाँ पे उसी प्रकार से प्रश्न बोला है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब नाम का कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, है ना, गौर करेंगे। हाँ, आफताब अपने पुत्री से कहता है, माना कि आफताब के पुत्री की आयु x बरस है, पुत्री की आयु x बरस है और आफताब की आयु
आफताब की आयु 22 वर्ष है, 22 वर्ष है। गौर करेंगे बातों की, है ना। माना कि आफताब की पुत्री से, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र के 7 गुनी था, और जब 3 वर्ष और बीत जाएगा तो तुम्हारा उम्र के 3 गुनी रहेगा मेरा उम्र। तो बताओ इसको ग्राफी या बीजगणितीय विधि द्वारा इसको सजा करके बताओ। मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि माना कि आफताब के पुत्री की आयु 1 वर्ष है और आफताब की आयु 22 वर्ष है। प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा गौर से सुनेंगे। प्रश्न कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब क्या होता है पहले, 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पहले कहता है कि तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता है, x बराबर हम लोग पहले बाई करेंगे, x बराबर बाई करेंगे। इसका ये अगर कह दें कि आपसे हम 10 वर्ष बड़ा हैं या आपकी उम्र के हम 2 गुना हैं, तो अगर हम दोनों में बराबर करना है तो या तो मेरा उम्र में 2 से भागा दीजिए, नहीं तो आप अपने उम्र में 2 से क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो उसी प्रकार से कहता है कि पिता जो है अपने पुत्री की उम्र के 7 गुना है ये, तो बराबर करने के लिए इसको में कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से। जैसा कि इसको अच्छा से हल करेंगे तो 7x और -22 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और पुनः कहता है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ध्यान देंगे, कहता है 3 वर्ष बाद, 7 वर्ष पहले, थोड़ा सा यहाँ पे गलती किया, थोड़ा सा 7 वर्ष बाद। पहले कहेगा, अगर पहले कहेगा तो उम्र में घटता है, पहले कहेगा तो उम्र में घटता है और बाद कहेगा तो उम्र में जुटता है। तो यहाँ पे कहेंगे x - 7 और बराबर y - 7, इसमें 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 7x - 7 = 49 बराबर y - 7, इधर सब आ जाओ। तो 7x - y और -49 + 7 बराबर 0, 7x - y -42 बराबर 0, 7x - y बराबर क्या हो जाएगा, 42, समीकरण नंबर 1। हाँ थोड़ा सा भटक गए जल्दबाजी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले, तो पहले कहेगा अगर मेरा उम्र मान लिया जाए अभी 20 वर्ष है, तो आज से 7 साल पहले 27 होगा कि 13 होगा, 13 होगा, क्योंकि 7 साल आज से छोटा होंगे ना, तो उम्र में घटाया जाता है। जब बाद कहेंगे तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 घटाए हैं, 7 गुनी था कौन, पिता अपने पुत्री के, तो पुत्री में 7 से गुना कर देंगे या फिर पिता में 7 से भागा कर देंगे, दोनों में काम एक ही, एक समीकरण आ गया। फिर कहता है पुनः, प्रश्न क्या कहता है पुनः, कि जब 3 वर्ष और बीत जाएगा ना बेटा, जब 3 वर्ष और बीत जाएगा तो मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। जब 3 वर्ष बीत जाएगा तो 3 वर्ष बाद, क्या कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बीत जाएगा, माइनस में घटता है और बाद में, पहले वाले में घटता है और बाद वाले में जुटता है, तो मैं तुम्हारी उम्र के 3 गुना हो जाऊंगा, यानी कि x + 3 बराबर y + 3। अब मैं तुम्हारी उम्र के 3 गुना हो जाऊंगा, तो इसमें कितना से गुना करोगे, 3 से गुना करोगे, बराबर हो जाएगा मामला। तो 3x + 9 = y + 3, सबको इधर लाओ, 3x - y + 9 - 3 = 0, 3x - y + 6 = 0, 3x - y = -6, समीकरण नंबर 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर। बस ऐसी सजाना था, नहीं समझे, फिर से देखिए। कहता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और बेटा 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र के 3 गुना हो जाऊंगा। तो बताओ कि मेरा और तेरा उम्र का क्या रेशियो बनेगा, कैसे बीजगणितीय में सजाओगे। मुझे मालूम नहीं छोटे कि कितना उम्र है, इसलिए मान लिया कि आफताब के पुत्री की आयु 1 वर्ष है और आफताब की आयु 22 वर्ष है। 7 साल पहले दोनों के उमरिया में 7 साल घटाएंगे, तो x - 7 और y - 7। जब बराबर करना है तो छोटे वाले में गुना करते हैं, 7 से, पुत्री में 7 से गुना किए, कुछ इस प्रकार से समीकरण आया।
पुनः 3 वर्ष बाद तुम्हारे आयु के 3 गुना हो जाऊंगा। बाद कहेगा तो दोनों तरफ 3 ऐड हो जाएगा, जुटेगा, और छोटे वाले में बेटा बेटी वाले में 3 से गुना करेंगे। कुछ इस प्रकार से समीकरण बनेगा। हाँ, समीकरण ही तो आपको बनाना है, इसी को क्या कहेंगे, अब आंसर कहेंगे। समझ गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये मामला थी क्वेश्चन नंबर 1 की, है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदते हैं। 3 बल्ले और 6 गेंद जब खरीदता है तो उसे 3900 देना पड़ता है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में मंगाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मुझे मालूम नहीं कि गेंदा कैसे दे रहा होगा और बल्ला कैसे दे रहा होगा। तो माना कि बल्ले 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 की कीमत 100 रुपया है और गेंद की कीमत कितना रुपया है, 22 रुपया है। प्रश्न आपके पास कहता है, प्रश्न से कहता है फ्रॉम क्वेश्चन कि कोच ने 3 बल्ले मंगाता है और 6 गेंद मंगाता है तो उनसे 3900 रुपया खर्चा पड़ता है। क्लियर समीकरण। चलेंगे पुनः उसके बाद में एक बल्ला मंगाता है और 2 गेंद मंगाता है, उसे 1300 रुपया खर्चा पड़ता है। दिस इज ए आंसर। बस सजाओ, आंसर लाओ। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। बस खाली सिर्फ सजाना है बीजगणितीय द्वारा, बनाना नहीं है। बनाना है वो नियम आगे है जो 4 नियम से आपको बताए थे। अगला कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत 160 रुपया है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत 160 रुपया है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय को सजाओ। मुझे मालूम नहीं कि अंगूर कैसे दे रहा है और सेब कैसे दे रहा है। तो माना कि 1 केजी सेब का दाम, सेब का कीमत कितना रुपया है, 100 रुपया है। और हाँ, 1 केजी अंगूर का कीमत कितना रुपया है, 22 रुपया है। प्रश्न से कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदने जाते हैं तो 160 रुपया लगता है। और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदने जाते हैं तो 300 रुपया लगता है। दिस इज ए आंसर। बस ऐसा ही सजाना है। और हाँ, इसी के साथ आपका टॉपिक यह एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10वीं के लिए समाप्त होता है। आज फिर इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।